मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, माणिक्यलाल परमार राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में एसोसिएट प्रोफेसर। हम इस समय बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन विषय में थर्ड ईयर का सेकंड पेपर स्थानीय स्वशासन, जिसके बारे में हम भूमिका पढ़ चुके हैं, जिसकी भूमिका का जिक्र हम कर चुके हैं और जिसमें हमने समझा कि 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ। लोक प्रशासन के विद्वान, राजनीति विज्ञान के विद्वान और इतिहास के विद्वान ये मानकर चलते हैं कि स्थानीय स्वशासन का आरंभ 1882 से हुआ। लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टि से एक दृष्टि डालें कि हम स्थानीय स्वशासन का आरंभ कब से हुआ, तो हम पाएंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन एक प्राचीन परंपरा रही है। मैगस्थनीज, जिसने इंडिको नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ रचा, जिसने भारत की यात्रा की मौर्य शासनकाल में, जो भारत में आया था, उस मैगस्थनीज ने कहा कि भारत का नगरीय प्रशासन बहुत अच्छा है। मैगस्थनीज ने भारत के नगरीय प्रशासन का जिक्र अपनी पुस्तक इंडिका में किया और बताया कि यहाँ नगरीय प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियों का गठन किया जाता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत में स्थानीय प्रशासन ब्रिटिश काल के दिन नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल से पहले प्राचीन भारत में 2500-3000 वर्ष पूर्व भी स्थानीय प्रशासन के प्रमाण मिलते हैं। ग्रामीण प्रशासन भी विद्यमान था। 10 गांव, 50 गांव, 100 गांवों के समूह पर प्रशासक नियुक्त किया जाता था। स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटेक, ग्राम जैसी ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की संस्थाएं विद्यमान थी। इन बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा बहुत प्राचीन है और भारत के प्राचीन इतिहास में, स्मृतियों में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, यहाँ तक कि महाकाव्यों में भी स्थानीय स्वशासन का जिक्र मिलता है। आज हमें ये समझना है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है। सामान्यतः स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन से है जिसका संबंध किसी स्थान विशेष से होता है तथा जो उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा स्वयं का शासन है। हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है। जब हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि एक स्थानीय विशेष का शासन उस स्थानीय विशेष के निवासियों के द्वारा किया जाए। जब भी हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, हम इस बात को बार बार कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि स्थान विशेष की क्या समस्याएं हैं, इस समस्या को केवल वह लोग समझ सकते हैं जो उस स्थान विशेष पर रहते हैं। जब का समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण उस स्थान विशेष के निवासियों के द्वारा बेहतर ढंग से हो सकता है, तो समस्याओं का समाधान भी उस स्थान विशेष के निवासियों के द्वारा होना चाहिए। अगर एक स्थान विशेष के निवासी स्वयं अपना शासन करते हैं तो वो शासन ज्यादा प्रभावी होगा। इस विचार को दृष्टिगत रखते हुए भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। हम स्थानीय स्वशासन के अर्थ को और ज्यादा समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं कि स्थानीय स्वशासन की विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषाएं दी है। एक विद्वान हुए हैं एल गोल्डिंग। एल गोल्डिंग एल गोल्डिंग ने बताया कि स्थानीय स्वशासन यह एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है। हम ध्यान देंगे, एल गोल्डिंग कहते हैं कि किसी भी एक बस्ती के लोग जब अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करते हैं
तो उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की अपनी समस्याएं हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की अपनी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं का प्रबंध, उन समस्याओं का निराकरण जब आप स्वयं करते हैं तो उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। हम एक और परिभाषा देखें और उसके बाद हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करके समझेंगे कि स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है, इसके अनुसार पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंतरूणी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता स्थानीय स्वशासन है। हम एक बार फिर से ध्यान देंगे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में ये लिखा हुआ है कि पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित, अंदरूनी मतलब आंतरिक, आंतरिक मतलब क्षेत्र विशेष की, हम एक पूरे राज्य की बात नहीं करते। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका हमें समझा रहा है कि जब हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो हम पूर्ण राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि उस राज्य के भीतर, उस राज्य के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र है और उस छोटे क्षेत्र में, उस छोटे क्षेत्र के बारे में निर्णय लेना और उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो सत्ता है वह सत्ता स्थानीय स्वशासन है। अर्थात स्थानीय स्वशासन छोटे क्षेत्र की सत्ता है। ये छोटे क्षेत्र की सत्ता क्या करती है? उस क्षेत्र विशेष के लिए निर्णय लेती है और उन निर्णयों को क्रियान्वित करती है। आपके गांव की क्या समस्या है, उन समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है तो वह ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की संस्था है। आप अगर किसी नगर में रह रहे हैं तो नगर की समस्याओं का समाधान नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है तो वह नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि स्थानीय स्वशासन क्या है कि स्थानीय विशेष के लिए निर्णय लेना, नियम बनाना, कार्यक्रम बनाना और उसको क्रियान्वित करना। इस दायित्व का निर्वहन जब स्थानीय निवासियों के द्वारा किया जाता है तो उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन की इस परिभाषा को देखने के बाद हमारे लिए जरूरी है कि हम स्थानीय स्वशासन के लक्षण समझें। हम आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ हो सकता है स्थानीय स्वशासन के लक्षण या स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, दोनों का मतलब एक ही है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं एक विशेष प्रकृति ली हुई होती है। केंद्रीय स्तर की संस्थाओं की प्रकृति अलग प्रकार की होती है, प्रांतीय स्तर की संस्थाओं की प्रकृति अलग प्रकार की होती है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रकृति अलग प्रकार की होती है। तो स्थानीय स्वशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें प्रथम विशेषता है कि इन संस्थाओं का संवैधानिक आधार होता है। जब हमने स्थानीय स्वशासन का अध्ययन आरंभ किया तो सबसे पहले हमने बात की कि 1882 की, फिर हमने 1930 की बात की, 1940 की बात की। हमने कहा कि 1930 1940 में जिला बोर्डों की स्थापना प्रारंभ हुई। फिर हमने जिक्र किया कि 1950 में भारत में जो संविधान लागू हुआ उस संविधान के प्रथम प्रारूप में स्थानीय स्वशासन का जिक्र नहीं था। गांधी जी का आग्रह था, गांधी जी का विचार था कि स्थानीय संस्थाओं को संविधान में स्थान मिलना चाहिए। इसलिए फिर नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थानीय संस्थाओं को स्थान दिया गया। कालांतर में इन संस्थाओं के संवैधानिक आधार को और मजबूत किया गया। आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और भारत में
74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इन संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की संस्थाओं का जिक्र है और 74वें संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में उल्लेखित किया गया है। इन संस्थाओं में बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, इन संस्थाओं के बारे में संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि इन संस्थाओं की संरचना क्या होगी, ये संस्थाएं क्या कार्य करेगी, कार्य प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव किस प्रकार से होंगे, इन सब का जिक्र संविधान में उल्लेखित है। इस आधार पर हम कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का संवैधानिक आधार है। हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। जब भी हम स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक आधार की बात करेंगे तो हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात निश्चित रूप से करेंगे। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़कर ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के कार्यों का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इस 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के कार्यों का वर्णन है। संविधान में 29 प्रकार के कार्य बताए हैं जो पंचायती राज या ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को करने हैं। उसके बाद किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं को अपने अधिनियम के माध्यम से कितने कार्य सौंपे, ये एक अलग बिंदु हुआ। फिलहाल हम हमारे देश की स्थानीय शासन संस्थाओं की विशेषताओं पर जिक्र कर रहे हैं। तो हमें इतना समझ लेना काफी है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई 11वीं, और इस 11वीं अनुसूची में उन कार्यों का प्रावधान है जो ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं करेगी। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये 12वीं अनुसूची इस प्रकार के प्रावधान करती है कि नगरीय स्थानीय संस्थाएं क्या कार्य करेगी। अर्थात 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण संस्थाओं के कार्यों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी और 74वें संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यों के लिए 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया। ये हमारी स्थानीय स्वशासन की विशेषता है। एक और बात जिसका हमें जिक्र करना है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त कार्य क्षेत्र में इन्हें स्वायत्ता प्राप्त है। इन्हें मतलब स्थानीय संस्थाओं को। स्थानीय संस्थाओं की स्थापना जिस अधिनियम के तहत होती है, उस अधिनियम में स्थानीय संस्थाओं को जितने कार्य दे दिए गए हैं उन कार्यों में स्वायत्ता प्राप्त है। स्वायत्ता प्राप्त है अर्थात उन कार्यों पर किसी अन्य सरकार का बाहरी नियंत्रण नहीं होगा। राजस्थान में अगर एक अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो कार्य सौंप दिए गए हैं, फिर केंद्र, राज्य या अन्य सरकारें उस पर नियंत्रण नहीं लगाएगी, क्योंकि वह कार्य एक अधिनियम के द्वारा सौंपे गए हैं और वहां उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। एक और विशेषता, अपने क्षेत्र में कर लगाकर वित्त एकत्रित करने का अधिकार है। हम सब जानते हैं कि लोक प्रशासन में वित्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि वित्त प्रशासन का हृदय है। जितने भी प्रदत्त कार्य है स्थानीय संस्थाओं को, चाहे वह ग्रामीण स्तर पर हो या नगरीय स्तर पर, उन कार्यों के क्रियान्विति के लिए वित्त की आवश्यकता है। तो स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में कर लगा सकेगी। कौन कौन से कर लगा सकेगी, इसका उल्लेख अधिनियम में कर दिया जाता है। स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र होती है अपने क्षेत्र में
निर्धारित कर लगाने के लिए। और ये निर्धारित कर लगाकर जो वित्त एकत्रित होता है उस वित्त का व्यय करने के लिए भी स्थानीय शासन संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त होती है। तो स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं को हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम स्थानीय संस्थाओं के आर्थिकों और स्थानीय संस्थाओं की इन कुछ मूलभूत विशेषताओं के बारे में और विस्तार से अपनी पुस्तकों में हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम बेहतर ढंग से समझ सकें कि स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है और हम पेपर में स्थानीय स्वशासन के किन बिंदुओं पर फोकस करेंगे, हम किस प्रकार इसकी अवधारणा को समझेंगे। धन्यवाद।